हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हमारी बुक चली हमारे अतीत थर्ड यानी कि हिस्ट्री की बुक देख रहे हैं। और हिस्ट्री की बुक में हम लोग आपका अब देखिए, जो 6th क्लास है, अगर मेरे हिसाब से देखो तो वो एंशियंट हिस्ट्री है। कुछ चीजें उसमें आपका प्राचीन की है। 7th में देखो तो आपके जो आपका मिडाइवल है वो मिलेगा। और 8th में देखो तो आपका मॉडर्न का मिलेगा। तो ये आधुनिक ही है। जो हम कह रहे हैं जेम्स मीन ने 3 भागों में बांटा था और हमने उसको प्राचीन, मध्य और आधुनिक रूप में बांटा है। ठीक है, अब चलिए, तो व्यापार से साम्राज्य तक फैली कंपनी। तो कल औरंगजेब के बाद 1707 की मृत्यु के बाद हमने पूरी स्थिति को देखा कि भाई कैसे कुछ स्थिति आ रही है और कैसे कैसे वो भारत आए हैं, किन किन चीजों पर उन्होंने एकाधिकार कर लिया है। यही सारी चीजें हम लोग कल आपका देख चुके थे, पढ़ चुके थे। और हमने देखा कि वास्को डी गामा कैसे भारत पहुंचा, पहले कौन आ रहा था, और एलिजाबेथ से उन्होंने किसने परमिशन ली, और उससे पहले कौन पहुंच गए, पुर्तगाली समय से पहले, उनके आने से पहले यहाँ पहुंच गए थे। तो पहले इतना हम देख चुके थे। तो यहाँ तक एक बार सभी बच्चे देख लीजिए, किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट हो किसी बच्चे का, बेटा पूछ लीजिए, कोई भी बच्चा। चलिए, देख लिया। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। कह रहे अपनी बस्तियों को किलेबंद करने लगे। अब जहां पर ये लोग रह रहे थे, कौन? यूरोपियन लोग। खास कर यूरोपियन में अंग्रेज लोग क्या कह रहे थे, जहां पर वो रह रहे हैं उसकी किलेबंदी। किलेबंदी का मतलब होता है चार दीवारी कर लेना सेफ्टी पर्पस के लिए। और व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से उनके टकराव होने लगे। अब उनको लाभ कमाना है और लाभ कमाएंगे। मान लीजिए अगर बंगाल है, बंगाल में नवाब हैं आपका सैदुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, ठीक, मुर्शिद कुली खां। अब वहां तुम कुछ काम करोगे तो वो आपस में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि तुम्हारी ट्रेड पॉलिसी कुछ और होगी, वो कुछ और लगेंगे, तुम उनको टैक्स नहीं चुकाओगे, तो उनको आपकी स्थानीय नेता, मतलब जो भी आपका लीडर होगा, चाहे कोई राजा हो या कोई सम्राट हो या बादशाह हो, उससे टकराव की होगी। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग रखने के लिए मुश्किल होता है। आइए देखिए ये कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। क्या करती है? बंगाल में व्यापार शुरू करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे पर शुरू हुई। तो पहली फैक्ट्री कब लगी? तो ध्यान रखना, पहली इंग्लिश फैक्ट्री, इंग्लिश है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की, कब लगी? 1651 में। और ध्यान दीजिए, हुगली नदी के तट पर शुरू हुई। जिन बच्चों को नहीं पता है लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में, नॉट भारत, प्रॉपर देखिए, बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में। उससे पहले आ चुके हैं 1603 में सूरत में, वहां पहली फैक्ट्री बनाई है। ठीक है, अब कह रहे हैं यही नहीं, यहीं से अपना काम चलाते थे। व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता, यानी कि जो कोई फैक्ट्री गिर रहा है, फैक्ट्री को चलाने वालों को क्या कहते हैं? फैक्टर। यानी कि आज हम क्या कहते हैं, आपका ट्रेडर बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? उसको फैक्टर कहा जाता है। इसी फैक्ट्री का एक वेयर हाउस था। और आपको पता है वेयर हाउस में क्या होता है? हम लोग अपना सामान रखते हैं, जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। ठीक, और यहीं से उनके दफ्तर थे जिनमें कंपनियों के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी के सौदागर और व्यापारी की फैक्ट्रियों के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। व्यापार बैठे और कोशिश क्या करेगी? आप आइए कंपनी के आसपास व्यापार की वही रही है।
देख लिया। अब कह रहे हैं 1696 तक कंपनी ने इसी आबादी के चारों ओर एक विशाल किले बनाना शुरू कर दिया। हुआ क्या, मान लीजिए ये इनका वेयर हाउस है, इस वेयर हाउस की इन्होंने एक अपनी किलेबंदी कर दी, कुछ लोग बाग इसके पास पड़ोस में रहने लगे, और फिर एक इस तरीके से इन्होंने अपना एक पूरा स्पेस अपना कब्जा कर, ठीक, और इसी को बोल दिया गया आपका किला। क्या कह दिया गया, किला कह दिया। तो अगर किले शब्द का नाम आए तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या मतलब है। 2 साल बाद मुगल अफसरों ने रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। अब मुगल अफसरों को क्या दी, रिश्वत, और रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी। देखिए उस समय राजस्व का मसला होगा कि इस गांव से कितना राजस्व आता था, तो उन्होंने क्या कर दिया, पैसे दे दिए कि भाई जितना ही राजस्व है हम लोग आपको पर साल देंगे, लेकिन इन गांवों की राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी हमको दे दो, चाहे हम वसूलें या ना वसूलें। और कौन कौन से थे, इनमें एक गांव था कालीकत्ता, सूतीनाड़ा, और एक गांव और था। इनमें ही कालीकत्ता जो बाद में क्या बना आपका, कलकत्ता बन गया। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया। कब, 1707 से पहले की बात है, जब 1600, अब देखिए 1796 में बात कर रहे हैं, उसकी मृत्यु कब हुई है, 1707 में, तो बात औरंगजेब से की जाएगी ना बच्चों। तो इस बात के तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी किया। यानी कि अगर ये कंपनी यहाँ आपका ट्रेड करना चाहती है तो वो कोई शुल्क नहीं देगी, इस बात के लिए औरंगजेब को तैयार कर लिया और एक फरमान भी जारी करवा दिया। फरमान का मतलब होता है आदेश। जिस तरह से हमने क्या देखा था, एक आपने चार्टर देखा था ना, चार्टर कहाँ था, ब्रिटेन में एक ऑर्डर पत्र, इजाजतनामा था, उसी प्रकार फरमान का मतलब था फारसी भाषा में आदेश। तो अब क्या आ चुका है, आदेश आ चुका है। आगे बढ़े, परमिशन आ चुकी है। फरमान का मतलब होता है एक शाही आदेश, ऑर्डर, ठीक। शाही यानी कि उसको बादशाही दे सकता है, इसलिए इसका नाम शाही रख दिया गया। शाही का मतलब कोई खाना शाही नहीं होता बेटा, अगर कोई राजा या बादशाह उस जमाने में जब कोई ऑर्डर दिया करते थे उसी को बोलते थे शाही फरमान। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करना और पहले से मौजूदा अधिकारों में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। यानी कि जो रियासतें थी, अब पहले एक गांव लिया, फिर 3 हो गए, फिर कुछ और लिया, फिर कुछ और लिया, उसके बाद जो उनको बेनिफिट मिले थे उसमें और लाभ उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त का अधिकार मिला था। कंपनी अफसर भी निजी तौर पर व्यापार करने लगे। अब व्यापार तो ये था कि भाई आपकी जो कंपनी है वो आपका ट्रेड कर सकती है बिना किसी शुल्क दिए हुए, लेकिन अब उस पर आपका जो अफसर है वो भी कर रहे हैं अपने पर्सनल तौर पर, और उन्हें छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल के राजस्व वसूली में बहुत कमी हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान क्यों विरोध न करते। अब ऐसी स्थिति में बंगाल के नवाब थे, कौन थे, मुर्शिद कुली खान, और ये औरंगजेब द्वारा नियुक्त किए गए एक गवर्नर थे। अब इनका कंपनी के साथ जो है कर वसूली के ऊपर, शुल्क के ऊपर टकराव हो गया, क्योंकि कंपनी को अधिकार फरमान जारी किया गया है, ऐसा थोड़ी ना है कि सब लोग उस पर ट्रेड कर सकते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अब आमने सामने है मुर्शिद कुली खान और कंपनी।
देख लिया। अब ऐसा कुछ नजारा था बंगाल का, यानी कि जो कोलकाता था, पहले कलकत्ता अब कोलकाता है, तो ऐसा कुछ नजारा आपको देखने के लिए मिलेगा। और यही थी वो फैक्ट्रियां जिनकी किलेबंदी की गई थी। मद्रास के सामान के लाद लेकर विलियम जोन्स द्वारा बनाया गया चित्र है। अब है व्यापार से युद्ध तक। अब व्यापार होगा, व्यापार में दिक्कत आएगी, और दिक्कत आएगी तो रॉबर्ट क्लाइव आएंगे, और रॉबर्ट क्लाइव आएंगे तो युद्ध होगा, युद्ध होगा तो रॉबर्ट क्लाइव जीतेंगे, जीतेंगे तो आपका क्षेत्र की जमींदारी मिलेगी, जमींदारी मिलेगी तो राजस्व वसूलेगी, और राजस्व वसूलेंगे तो उसी पैसे से भारत में ट्रेड करेंगे, और ट्रेड करेंगे तो मालामाल होंगे। आइए 18वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी और नवाब से टकराव काफी आपका बढ़ गया, और बढ़ने का हम लोग आपका पढ़ चुके हैं कि नवाब और कंपनी के बीच का टकराव का मेन कारण था राजस्व। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की भी स्थिति ऐसी ही थी, यानी कि जिस तरह से बंगाल फ्री हो गया और बहुत सारी थी, अवध का हो गया, क्लियर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ होगी, बहुत सारी रियासतें थी। ठीक, मुर्शिद कुली खान के बाद अब उसका दामाद जो है अली वर्दी खान क्या बना, शासक बना। उसके बाद सरायुद्दौला बंगाल का नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। रियायत का मतलब होता है कुछ छूट देना, कुछ चीज विशेष में उनको परमिशन देना। उन्होंने उसको मना कर दिया, और व्यापार अधिकार देने के बदले में कंपनी से नजराने मांगे। क्या कहा कि भैया हम ये भी नहीं देंगे, और हमें नजराने, ये सब ध्यान रखना, नजराने का मतलब होता है गिफ्ट, रिश्वत लेना, गिफ्ट मांगे। जब हम रिश्वत नहीं मांगते हम क्या लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं। उसे सिक्के ढोलने का अधिकार नहीं दिया गया, उसे किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया। कंपनी के धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उसने दलील दी कि इस वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम हो रही है और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार ना थी। अब कंपनी जीत पड़ गई कि हम टैक्स आपका नहीं देंगे। इसके अफसरों में अपमानजनक चिट्ठी लिखी और नवाबों और अधिकारियों की अपमानित करने का प्रयास किया। यानी कि आप ये भी पूरे ऐठ बरोड़ में दिखा रहे हैं। अब क्या होगा, इसमें आपस में नवाब और क्या हुआ, अंग्रेजों के बीच आपकी स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि ना तो अंग्रेज झुकने को तैयार थे और न ही नवाब वहां झुकने को तैयार थे। नवाब बोलते थे कि हमारे क्षेत्र में रहने के बाद हमसे ही ऐसा कह रहे हैं, और वो कहते थे कि हम इन टैक्स क्यों दे जब हमारे पास फरमान है। तो आप दोनों, कंपनी और नवाब, आमने सामने खड़े हो चुके हैं। ठीक, देख लिया। चलिए, कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। यानी कि जो राजा है उसके जो अधिकारी हैं नवाब के, वे बेतुकी डिमांड करते हैं और कंपनी उनको पूरा नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो बर्बाद हो रही है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दे। भाई शुल्क हटाएगी तो व्यापार करेंगे। कंपनी इस बात की भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए अपनी आबादी बढ़ानी होगी। अब वो क्या सोच रहे हैं कि भैया अब हमको नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पॉपुलेशन, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। बस यही तकनीक इन्होंने शुरू अपनाई। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होता गया। अंत टकराव के पंडित प्लासी के युद्ध के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में बदल गया। अब कंपनी और नवाब आपस में भिड़ गए और युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, एक शब्द मिलेगा आपको, कठपुतली।
ये खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। आपने राजस्थान में देखा होगा, वो इस तरीके से नचाते हैं आपका उंगलियों से और वो नीचे लड़ते रहते हैं। तो ये लोग ऐसा ही एक शासन बनाएंगे कि व्यक्ति कोई और होगा और चलेगा उनके कहने से, उसी को कहते हैं कठपुतली। जो व्यक्ति क्या हो, किसी इशारों पर चलता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। ठीक, अब आया प्लासी का युद्ध। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि जो प्लासी के युद्ध की जो भूमिका बन रही है वो बेसिक किस लिए बनी है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी और नवाबों के हित आपस में टकरा रहे हैं, और टकरा रहे हैं तो भिड़ेंगे, और भिड़े तो कहाँ, प्लासी के युद्ध में। तो बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी को हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ आना चाहिए। ये है रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट जो क्लाइव है ये अंग्रेजों की तरफ से आएंगे, और नवाब जो है आपका, नवाब कौन, मुर्शिद कुल्ला खान का ही एक आपका उत्तराधिकारी है सैफुद्दौला, वो युद्ध करेगा। ठीक, ये देखिए प्लासी का युद्ध 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। अब कंपनी सिराजुद्दौला की जो पावर थी उससे काफी डरती थी। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतें दे, यानी कि उसको ट्रेड करने के लिए जो छूट उसको चाहिए वो दे, और अन्य सुविधा आसानी से आनाकानी ना करे कोई भी चीज देने में। कंपनी के प्रयास की सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से नवाब का बन जाए। अब चाहते थे कि भाई अगर जो उनके प्रतिद्वंदी है वो क्या चाहते हैं कि नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। नवाब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी के राज्य के राजनीतिक मामले में टांग अड़ाना बंद कर दे। अब सिराजुद्दौला ने क्या कह दिया कि कंपनी हमारे मामले को टांग ना अड़ाए, किलेबंदी रोक दे, और बकायदा जो आपका बकाया आपका राजस्व वो चुका दे। दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार ना थे, और 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब कासिम बाजार में इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम में ताले डाल दिए, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए, और अंग्रेजों के जहाज घेरे में ले लिए। इसके बाद नवाब ने कंपनी में कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे कब्जे के लिए उधर का रुख किया। अब क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना रवाना कर दी कलकत्ता के लिए। अब आप जानते हैं कि कलकत्ता के लिए सेना रवाना होगी, और देखिए छोटी सी स्थिति में आपको बता दूं, ये अगर आएगा तो यहाँ है कलकत्ता और ये है मद्रास, यहाँ से यहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, अब ये क्या हो रहे हैं, तो प्लासी के युद्ध की मेन भूमिका कैसे बनी ये आपने इसमें देख लिया। क्लियर है? तो फिलहाल आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आप घर जाकर एक बार चैप्टर का रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार की रहती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।